Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in our last session, we discussed about the Bohr radius, energy emitted by an electron, and the frequency of that energy, and the wave number of that wave of energy. We discussed the derivation related to these four things. In today's session, we will discuss about the hydrogen spectrum, which means the spectrum which is formed by hydrogen atom. We will solve some problems related to hydrogen spectrum, and we'll discuss another topic regarding the energy levels and energy sub-levels. Let's start. Okay. So what is atomic spectrum of hydrogen? How it is formed? As we have already studied that emission of radiation occurs when a gas is heated in a discharge tube at low pressure. जब कभी भी हम किसी गैस को जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हो, जो कि ग्लास ट्यूब होती है बेसिकली, उसको हीट करते हैं, तो वो जो रेडिएशन है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो जो भी गैस है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय इमिशन. तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है एटम वो उसको रिलीज भी करेगा. तो वो जो इमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है वो बेसिकली जब आप उसको प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो आपके पास आपको मालूम है कि वो एक स्पेक्ट्रम देता है. So when a sample of hydrogen is exposed to EMR, that is electromagnetic radiation, the solitary electron, with lonely electron, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम के पास, न्यूट्रल एटम जो हो. The solitary electron resides in the first orbit N1. For the first orbit, N is representing the number of shell or orbit, shell or stationary level or energy levels are the circular paths around the nucleus in which the electrons reside and revolve according to Bohr. So n is the number of that orbit. If n is equals to 2, then it means we are talking about the second shell or second orbit. If n is equals to 5, then it means we are talking about the fifth shell, the fifth circular path around the nucleus of an atom. So when the solitary electron resides in the first orbit, n is equals to 1, and it is in lowest energy state. Lowest energy state means which is nearer to the nucleus. स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना नियर होगा उतनी ही स्टेबल वो होगा, उतना ही कम उसकी एनर्जी होती है. जैसे जैसे लेवल अप होता जाता है, डिस्टेंस न्यूक्लियस से शेल का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है शेल की. ओके, सो लोएस्ट एनर्जी लेवल इज नॉन एज ग्राउंड स्टेट, इज एक्साइटेड स्टेट टू हायर एनर्जी. जो सिंपल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है, जब उसको डिस्चार्ज ट्यूब में हीट करा जा रहा है तो वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है. तो उसके जो एनर्जी एब्जॉर्ब वो कर रहा है वो बेसिकली उसका जो इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर कर ऊपर हायर एनर्जी लेवल के अंदर जा रहा है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में. लोअर के ऊपर लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट जो कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, उससे ऊपर जितने जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही एक्साइटेड वो एटम होता जाएगा, और उन स्टेशनरी स्टेट्स या ऑर्बिट को हम एक्साइटेड स्टेट्स कॉल करते हैं. सो यहाँ पर सिंपल ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसकी ट्रांजिशन होगी, उसकी जंपिंग होगी फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ओके, the life of excited state is around 10 raised to the power minus 8 seconds, which means very short. जो लाइफ है एक्साइटेड स्टेट की, मतलब जितनी देर वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड बहुत कम है. वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, क्योंकि एनर्जी उस स्टेट की ज़्यादा होती है और वो वहाँ अनस्टेबल फील करते हैं, तो वो वापस एनर्जी इमिट करके लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए.
So after which electron jumps back to the lower energy orbit with release of energy. So अगर हम इसको ड्रॉ करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपके पास हाइड्रोजन आइटम का न्यूक्लियस है और जो फर्स्ट शेल है इसका यानी कि n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, अगेन हो क्या रहा है कि ये जो है वो रेडिएशन ऑफ एनर्जी इसको मिल रही है, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसके बाद सिंपल ये लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। तो एनर्जी जब इसने एब्जॉर्ब करी तो ये जो है वो कहाँ चले गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ये चला गया। अब क्योंकि हमने देखा कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी लाइफ या उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है, यानी कि 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स है। इतनी देर वो जो है वो एक्साइटेड स्टेट में स्टे करेगा एंड देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट इमिडिएटली। सो जब भी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है ये रिवर्स होगा अपनी इनिशियल कंडीशन में, असल हालत में ये जंप करेगा वापस लो एनर्जी स्टेट में। तो ये जो जंपिंग अप होगी ये बेसिकली होगी वाया एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब जो है वो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस आएगा तो एनर्जी को ये इमिट करेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है वो स्पेक्ट्रम आपको हाइड्रोजन आइटम से मिलेगा या कोई भी दूसरा एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, इसी तरीके से वो सारा प्रोसेस करता है कि जब उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है, लोअर से हायर की तरफ जाना होता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड व्हेनेवर इट कम बैक्स टू द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट इट इमिट्स एनर्जी। सो नेक्स्ट ये यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड है वो शेल्स मौजूद है, सर्कुलर पार्ट्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो हर एक शेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है n और एक नंबर से। n is equals to 1 means first shell, n is equals to 2 means second shell, n is equals to 3 means third shell, n is equals to 4 means fourth shell, n is equals to 5 means fifth shell, and n is equals to 6 shell and so on. So यहाँ हमें जैसे ये नज़र आ रहा है कि whenever electron jumps back from any of the higher energy state to the first energy orbit or n is equals to 1, the first shell or ground state, the radiation which are emitted lies in the ultraviolet region and are known as Lyman series। जो यहाँ जब कभी भी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, व्हाटएवर एनर्जी लेवल वो जो भी है, जब वो वापस जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तो जो एनर्जी की रेडिएशन वो एमिट करेगा उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी और उनको लाइमन सीरीज कहते हैं। बिकॉज ये जो नेम्स हैं सीरीज के, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर इन सीरीज के नाम हैं। ओके, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू द सेकंड शेल और सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट, द सीरीज विच आर फॉर्म्ड बाय द रेडिएशन आर in the visible region and are known as Balmer series. Third one is the Paschen series. So whenever electron from any high energy state jumps back to the third shell, the series which are formed are in the infrared region and are known as Paschen series. Whenever electron jumps back from any high energy state to the fourth energy level, the series which are formed lie in the far infrared region and are known as bracket series. And the last series which are formed when electron from any high energy state jumps back to the fifth energy orbit, then the series which are formed lies in the near infrared region and are known as Pfund series.
सो यहाँ भी आपको ये बताया हुआ कि n when n is equals to 1, n is equals to 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and this is infinity. मतलब ये infinite levels हैं, many energy levels are up from this sixth energy level. तो बेसिकली ये जो n है वो ये लेवल है, ये 2, इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है 3, 4 एंड 5, 6 एंड सो ऑन. सो जब देखें आप इनफाइनाइट लेवल से आ रहा हो या 6, 5, 4 किसी भी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप बैक करेगा फर्स्ट शेल में तो लाइमन सीरीज प्रोड्यूस होंगी, और जब कभी भी किसी भी एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट से सेकेंड शेल में जंप बैक करेगा तो बार्मा सीरीज बनेंगी. इसी तरीके से पाशन when electron jumps back to third orbit, when fourth orbit bracket series are obtained, when it jumps back to the fifth orbit or fifth energy state, then the series which are formed are Fermi series and Humphrey and so on. Okay, so now we'll discuss some problems related to Bohr radius and wave number and related to hydrogen spectrum. बेसिकली बोहर का जितना भी काम है वो मोस्टली हाइड्रोजन एटम के लिए होता है बिकॉज, और हम स्टडी हाइड्रोजन एटम से ही करते हैं बिकॉज वो सिंपल सिस्टम है, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको स्टडी करना कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स एलिमेंट से इजी होता है बिकॉज कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होता है. So question is calculate the wave number of the line in Lyman series when an electron jumps from third orbit to the fourth orbit. RH which is Rydberg constant, उसकी वैल्यू आपको गिवन है. ओके, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको. फॉर डेटा Rydberg constant की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखी है Ni, दैट इज इनिशियल एनर्जी स्टेट और इनिशियल ऑर्बिट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनिशियली था जहाँ से उसने जंप बैक किया, तो वो जो है आपके पास वो थर्ड था बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है या जंपिंग हो रही है, तो Ni इनिशियल एनर्जी स्टेट को हमने यहाँ 3 लिखा है. And F final energy state or final orbit is equals to 1 because it is reversing back to the first state or first energy state. Wave number, you have to calculate the wave number, so 1 over lambda is equals to wave number. Basically it is the reciprocal of wave length, so 1 over lambda is equals to, आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. सॉल्व करते हैं. Formula for calculating the wave number is 1 over lambda is equals to Rydberg constant RH 1 over NF square 1 over Ni square. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी. RH की वैल्यू जो आपका फाइनल एनर्जी स्टेट था वो फर्स्ट शेल था, इसलिए यहाँ पर हमने NF के प्लेस पर 1 को रखा है, और Ni जो कि इनिशियल एनर्जी स्टेट था वो आपका थर्ड था बिकॉज वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप बैक हो रहा था, तो ये NF जो है वो यहाँ 3 हमने रख दिया है. 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9. सो जब हम इसको LCM लेंगे तो ये आपके पास 9 माइनस 1 ओवर 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ Rydberg कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 9. सो 8 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये हो जाएगी. सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर. So next is another problem which is related to the same topic, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ है. मोस्टली ये दोनों जो आपके पास क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये सेक्शन बी में ही पूछे जा रहे होते हैं. सो क्वेश्चन इज Bohr radius is 0.529 angstrom, find the radius of third orbit of hydrogen atom. Okay, you have to calculate the radius of the third orbit. So number of orbit n is equals to 3, थर्ड ऑर्बिट का आपने रेडियस फाइंड आउट करना है. Bohr रेडियस जो कि हमने रेडियस डेरिवेशन से जो है वो कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया था वो था आपके पास 0.529, एंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट r is equals to क्वेश्चन मार्क. सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है. रेडियस इज इक्वल्स टू, फॉर हाइड्रोजन एटम हमने देखा था डेरिवेशन में कि जो n स्क्वायर है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें विद द वैल्यू ऑफ Bohr रेडियस, तो आपको जो है वो रेडियस किसी भी ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के फाइंड आउट इजीली आप कर सकते हैं. सो r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू Bohr रेडियस. So n is equals to 3 square and 0.529. So after squaring and multiplying it with 0.529, the answer is 4.761 angstrom.
It was all about the problems. And now another concept of electronic states. In this topic, we will discuss about the energy levels, sub-energy level, and quantum numbers. So, what is an orbit, energy level, or shell, or stationary state? So, these all terms are used for the same thing, that is the fixed circular path of an electron around the nucleus is called as orbit, energy level or shell. तो circular fixed path है where electron reside या जहाँ पर electron रहता है या revolve करता है around the nucleus are known as orbit, energy level or shell. जिस तरीके से just like our solar system in which the sun is in the center, that is heliocentric nature, sun center में है and the planets revolve around sun. So उसी तरीके से जो एटम है उसके अंदर instead of sun center में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और वो न्यूक्लियस कहलाता है एटम का और उसके अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं just like our solar system. So here is a comparison. ये आपका जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड आपके पास डिफरेंट शेल्स यहाँ पर मौजूद है. जो फर्स्ट शेल है उसको जो है वो के शेल भी कहा जाता है, सेकंड शेल को एल शेल भी कहा जाता है, थर्ड शेल को एम और फोर्थ शेल को एन कहा जाता है एंड सो ऑन. एन ओ पी क्यू आर इस तरीके से फर्दर आगे हायर एनर्जी लेवल्स या और शेल्स के लिए हम नेमिंग करते हैं. What is orbital, sub-energy level or subshell? Basically, these are the further divisions in the main orbit or energy level or shell. So, the three-dimensional region around the nucleus of an atom where there is maximum probability of finding an electron having a certain amount of energy is called as orbital. So orbital basically आपके पास ये three-dimensional 3D structures होते हैं around the nucleus of an atom. ये हमेशा याद रखिएगा orbitals या sub energy level are inside the orbit or energy level or shell. Maximum probability of finding electron means कि ये आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कि अगर आप किसी एटम को देखें तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस रीजन में मौजूद हो. तो वो रीजन आपके पास जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर अपना वक्त गुजारता है एटम के अंदर, टाइम स्पेंड करता है, वो आपके पास ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल या सब शेल्स कहलाते हैं. So there are mainly 4 sub energy levels S, P, D and F. इनको अगर आप देखें तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं. आपके पास एक्स वाई जी 3 एक्सिस आपके पास मौजूद हैं और ये उनके ऊपर स्प्रेड हुए होते हैं ये रीजन्स. सो एस इज फॉर शार्प, P is for principal, T is for diffuse and F is for fundamental. So S, P, D and F. There are 4 type of orbitals. Okay, अगर हम देखें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि जो आपका फर्स्ट शेल है के शेल, उसमें जस्ट आपके पास 1 एस ऑर्बिटल है और 1 एस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद एस ऑर्बिटल है. सेकंड शेल में एस एंड पी दोनों आपके पास ऑर्बिटल्स हैं. थर्ड में आपके पास एस पी डी. इसी तरीके से आपके पास जो है फोर्थ में आपके पास एस पी टी एफ होते हैं और एंड सो. इसी तरीके से जो है आपके पास ये बढ़ते रहते हैं. यहाँ भी अगर आप देखें तो फर्स्ट शेल उसमें आपके पास जो ऑर्बिटल है वो एस है और उसको हम 1 एस कह रहे हैं. सेकंड शेल में आपके पास जो है वो पी एस और पी दोनों हैं और सेकंड शेल है इसलिए हम इसको 2s एंड 2p कॉल कर रहे हैं. थर्ड शेल में आपके पास एस पी डी 3 मौजूद है और क्योंकि ये थर्ड शेल के अंदर मौजूद है दैट्स वाई यहाँ हमने 3 से इनको रिप्रेजेंट किया है. एंड जस्ट लाइक दैट फोर्थ आपके पास एस पी डी एंड एफ 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनको हमने 4 से यहाँ रिप्रेजेंट करा है. शेप ऑफ ऑर्बिटल्स
Here in our first year chemistry syllabus, we are only concerned with the s and p orbital, because d and f orbital are further complex structures, so we are not going to study about the d and f orbital. We will only discuss about the s and p orbital in detail. So s orbital is spherical in shape, and it is equally distributed on all the three axes, x, y and z axis. There is no nodal plane or node in the s orbital. नोड और नोडल प्लेन वो एरिया है जहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये ट्विस्ट हो रहा है, ये इस तरीके से ट्विस्ट हुआ है, तो ये वो एरिया है जहाँ द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड, यहाँ पर जो है वो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो कभी भी इस रीजन में जो कि नोड है जहाँ पर ट्विस्टिंग हो रही है, वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको रिजाइड नहीं करेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। मोर नोड्स मीन्स हायर एनर्जी, जितने ज़्यादा नोड्स होंगे किसी भी ऑर्बिटल में, मीन्स कि उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हायर होगी। सो एस ऑर्बिटल हैज़ नो नोड, सो इसकी एनर्जी सबसे लो होती है, स्फेरिकल शेप बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल थ्री एक्सिस। पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप। डम्बल शेप का होता है, आपके पास दो लोब्स होते हैं इसके अंदर, और ये एक्स, वाई एंड जी एक्सिस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और ये जो है वो डिफरेंट इसमें जो है वो साइड्स होती हैं, दो साइड्स हैं। अगर आप देखें तो दोनों एक्सिस पे एक को ग्रीन और एक को ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ चार्जेस मौजूद हैं, तो एक साइड जो है वो पॉजिटिव लोब होता है और सेकेंड जो है वो उसका पार्ट वो नेगेटिवली चार्ज होता है। Shape of s orbital. So all s orbital are spherical in shape and have the nucleus of atom at the center. Therefore, in s orbital, the probability of finding the electron is uniformly distributed around nucleus. So there is no lobe, पूरा circular है, आपके पास spherical है, तो equally जो है वो किसी भी region में आप उसके electron को जो find करने के chances हैं, electron के locate होने के या reside करने के chances है, वो equal है throughout the s orbital. It has only one possible orientation in space and in the magnetic field. It has no nodal plane, कोई nodal plane नहीं है। ये आपके पास s ऑर्बिटल, ये फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल 1s, ये 2 का, और ये थर्ड शेल का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शेल का। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो वाइट वाले रीजन्स जो है वो आपके पास स्पेसेस हैं, और जो रेड से बने हुए वो आपके पास बेसिकली वो रीजन है जहाँ द फाइंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर। The 2s orbital has a larger size. Obviously वो जो है वो second shell का orbital है, तो उसका जो size है वो larger होगा. Moreover, there is a place on inner spherical shape shell within the orbit where the probability of finding the electron is almost zero. अच्छा, वो जो दो orbital को मैंने white से आपको represent किया था, वो दो regions या दो ऑर्बिटल्स को जो है वो सेपरेट कर रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड द नोडल प्लेन, और वहाँ इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करेगा. सो हेयर इट इज़. तो ये वाइट रीजन्स हैं जो कि दो एस ऑर्बिटल्स को सेपरेट कर रहे हैं, वो फर्स्ट शेल का, ये सेकेंड शेल का, ये थर्ड शेल का. तो ये नोड्स हैं वाइट वाले. Shape of p orbital. The p orbital are dumbbell shape. They are oriented in space along the three mutually perpendicular axes, x, y and z axis, and are called px, py and pz orbital. Dumbbell shape के होते हैं p orbital, और जो तीन स्पेस में आपके पास एक्सेस हैं, एक्स वाई जी एक्सेस, उन तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और अगर आपके पास जो पी ऑर्बिटल एक्सेस पर मौजूद होगा उसको पी एक्स कहते हैं, जो पी वाई पर उसे पी वाई कॉल करते हैं, जो पी जेड एक्सेस पर उसको पी जी ऑर्बिटल कहते हैं. ऑल थ्री पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर while having equal energy. जो इनकी s की एनर्जी जो है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल, बट जो p में तीनों ऑर्बिटल्स हैं px, py एंड pz, उनकी एनर्जीज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर. सो ये आपके पास x एक्सिस वाला px, ये 2 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकंड शेल में मौजूद है. फर्स्ट शेल में ऑब्वियसली कोई p ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. y एक्सिस पर और ये z एक्सिस पर py and pz respectively. So each p orbital consists of two lobes, one of which is labeled positive and other as negative. मैंने आपको पहले बताया कि there are two lobes in every p orbital, px,
एक्स पी वाई एंड पी जी, जिसमें आपके पास दो साइड्स हैं और एक साइड जो है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ईच लोब इज लाइक अ पेयर शेप का होता है, जैसे नॉट कम्प्लीटली स्क्वायर स्फेरिकल, लिटिल ओवल। द पॉइंट वेयर द टू lobes join each other is called a nodal plane। वही जो जहाँ ये ट्विस्ट कर रहे हैं वो आपके पास जो है वो नोडल प्लेन कह रहा है। एंड अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वो इलेक्ट्रॉन या तो इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा, सेंटर में कभी भी नहीं रहेगा जो नोडल प्लेन है जहाँ ट्विस्टिंग हुई है। यानी कि यहाँ रहेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ रहेंगे बट यहाँ नहीं रहेंगे। सिमिलरली इसमें यहाँ रहेंगे, इस साइड रहेंगे बट यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे बट यहाँ इस सेंटर पॉइंट पर वो नहीं मिलेंगे। ये दैट आपको चार्जेस बताया हुआ है कि ये हाफ ऑफ द साइड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हाफ ऑफ द साइड इज नेगेटिवली चार्ज। जो रिमेनिंग साइड है वो फिर नेगेटिव होगी, जो पॉजिटिव है उसकी रिमेनिंग नेगेटिव। Unlike the orbital, p orbitals have directional character। डायरेक्शन होती है कोई ना कोई, x, y, z हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। Quantum numbers, a set of numbers which clearly indicate the position of an electron in an atom are known as quantum numbers। बेसिकली क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं कि वो एटम में कहाँ मौजूद है। बिकॉज एटम में जो है वो सर्टेन आपके पास जो है वो लेवल्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास उनमें फिर सब लेवल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको क्वांटम नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। The orbital in an atom is completely described by the 4 quantum numbers। तो 4 quantum numbers जो है वो बेसिकली डिफाइन करते हैं कंप्लीट एड्रेस को इलेक्ट्रॉन के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। So principal quantum number is indicated by n, which means the shell number, or angular momentum quantum number, orbital angular momentum quantum number, or azimuthal or subsidiary quantum numbers are represented with L, small l. Magnetic quantum number represented with small m, and spin quantum number are represented with small s। So principal quantum numbers, यहाँ ये बता रहे हैं कि फर्स्ट शेल है तो ये n1 है, ये सेकेंड शेल है तो n2 है, ये थर्ड शेल है तो n3 है। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है या बता रहा होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इट डिस्क्राइब द शेल नंबर एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। n अगर आपके पास 1 है तो ऑब्वियसली उसका साइज जो है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू 2, जिसका साइज वो फर्दर दूर होगा तो वो ज़्यादा दूर होगा, ये ज़्यादा ग्रेटर इन साइज होगा। अगर हम देखें तो हमने ये कहा कि ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड अगर n1 है तो ये ऑब्वियसली स्मॉलर इन साइज होगा, 2 जो है वो ऑब्वियसली बिगर इन साइज होगा एज कम्पेयर टू n1। सो let's study further। with the increase of n the size and energy of the orbital also increases। just जैसे आपके पास जो है वो n इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि शेल बढ़ते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड, तो साइज एज वेल एज एनर्जी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस तो एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है शेल की। It has only positive integer value, that is n is equals to 1, 2, 3, 4, 5 x y z etc. basically n is equals to 1 means electron is in the k shell, 2 means l shell, and n is equals to 3 whenever n is equals to 3। n अगर किसी का 3 लिखा हुआ है तो it means कि m shell की बात हो रही है, 4 लिखा हुआ है तो it means कि n shell की बात हो रही है and so on। next one is azimuthal quantum number। ये क्या बताता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल। इट इंडिकेट्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप को स्पेसिफाई करेगा कि ऑर्बिटल की शेप क्या है। एक तो एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको ऑर्बिट बताया, तो ऑर्बिट पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, व्हाटएवर। और अब जो सब्सिडियरी एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो आपको ये रिप्रेजेंट करेंगे कि बेसिकली ऑर्बिटल कौन सा मौजूद है, यानी कि इसमें फर्दर जो रूल्स हैं वो किस शेप के हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। द वैल्यू ऑफ एल गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल इन एन ऑर्बिट। It shows the shape of orbital। example, for example when L is equals to 0, अगर L की वैल्यू यानी कि azimuthal quantum number की वैल्यू 0 है तो ये बता रहा है कि s ऑर्बिटल की बात हो रही है, और जो शेप होता है s ऑर्बिटल का वो स्फेरिकल होता है। whenever L is equals to 1, this means we are talking about the p orbital and the shape of the p orbital is double। for the when L is equals to 2,
The orbital is d and the shape of the orbital is double. तो उसमें जो है वो lobes होते हैं just like a clover leaf. If L is equal to 3, then it means the orbital is F. ये further complex होता है, multiple उसमें जो है वो lobes. यहाँ पर यही बताया हुआ है कि ये S P D F और उनकी शेप्स बताई हमने, और यहाँ भी कि L जब 0 है तो S ऑर्बिटल की बात हो रही है, L is equal to 1 मीन्स कि P ऑर्बिटल की बात हो रही है, L is equal to 2 मीन्स D ऑर्बिटल की बात हो रही है, L is equal to 3 मीन्स F ऑर्बिटल की बात हो रही है. So it shows the capacity of accommodation of electron in the orbital. ये भी बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड कर सकते हैं. S ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, P की 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, G की 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, F की 14 इलेक्ट्रॉन्स की है. इनसे कम इलेक्ट्रॉन इसमें रिजाइड कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दीज स्पेसिफिक वैल्यूज. इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 रह सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं रहेंगे. इसी तरह 6 में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तक रिजाइड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, बट 6 से मोर ऐसी नहीं होगा. इसी तरह से डी में भी डी 10 से कम रह सकते हैं, बट नॉट मोर देन 10. और 14 जो है वो एफ की कैपेसिटी है, 14 से ज़्यादा अकोमोडेट वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करेगा. 15th इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो कभी भी एफ में फिर नहीं रहेगा. ओके, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. A moving electron in a subshell is associated with a magnetic field. Whenever a charged particle is moving, तो उसकी जो है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड वो रखता है, possess करता है. Under the influence of an external magnetic field, electron in a subshell adjust themselves in different orientations or preferred regions of space are called orbitals. अच्छा, अब जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो जो मूवमेंट उसकी हो रही है उसकी वजह से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. अब वो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में है. फॉर सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अगर एक्सटर्नल फील्ड उसको मिलेगी और वो एक्सटर्नल फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो जो है वो रिपल्जन पैदा हो जाएगी उनमें. तो उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंटेट करता है इन द स्पेस. वो अपने आप को दोबारा से रीअरेंज करेगा, वो अपनी स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज कर लेगा ताकि वो रिपल्जन खत्म हो जाए और अट्रैक्शन में शुरू हो जाए, वरना वो साथ नहीं रह सकते. इलेक्ट्रॉन The possible value of magnetic quantum number depends upon the value of azimuthal quantum number, that is L. So इसका formula है m is equals to minus L 0 plus L. So for s orbital L is equals to 0, तो m आपके पास 0 हो जाएगा. For p orbital L is equals to 1, तो -1 then 0 then +1. नेगेटिव स्केल से और पॉजिटिव स्केल की तरफ जा रहे हैं, सेंटर में आपके जो है वो 0 मौजूद है. फॉर डी ऑर्बिटल L is equals to 2 एंड -2 से स्टार्ट हो रहा है, -1 फिर 0 +1 एंड +2 तक जा रहा है. एंड इसी तरह f ऑर्बिटल जिसका L जो है वो वैल्यू 3 होती है, तो -3 से -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 +2 एंड +3 तक जो है वो एक्सीड कर. Last one is spin quantum number. It basically tells about the spin of electron. कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ये न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो सर्कुलर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है. इस तरीके से एक रोटेशन कर रहा है, एक रोटेट कर रहा है अपने ओन एक्सिस पर, यानी कि ये जो इसका एक्सिस है उसी पर ये घूम रहा है. जस्ट लाइक अवर अर्थ, कि जो अर्थ है वो इस तरह भी सन के अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और वो जो उसकी मूवमेंट है वो इस तरह सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर भी है, यानी कि ऑर्बिट पर भी है, शेल पर भी है. तो बेसिकली हम उस चीज़ को ऑब्जर्व ऐसे करते हैं कि जब हमारे डे एंड नाइट चेंज होते हैं तो बेसिकली वो अर्थ की रोटेशन चेंज होने की वजह से होता है. हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, वो हमारे इसकी सर्कुलर पाथ पर मूव करने की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, और एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ जब कंप्लीट हो जाता है तो वो 1 ईयर के इक्वल होता है. सो इलेक्ट्रॉन्स भी जस्ट लाइक अर्थ, प्लैनेट अर्थ शेल पर इस तरह से मूव करते हैं और रोटेट भी करते हैं अपने ओन एक्सिस पर. तो ये रोटेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन की या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. तो फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव हाफ, एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव हाफ. और इसके अलावा अगर आपके पास जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो हम अपवर्ड एरो से ऐसे हाफ हेड अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और पॉजिटिव हाफ इसको कहते हैं.
और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम डाउनवर्ड हाफ हेड हैरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है नेगेटिव हाफ के इक्वल. सो इट वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स विच बेसिकली टेल्स अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेसिकली वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ रिजाइड कर रहा है, कहाँ मौजूद है. तो इंशाल्लाह जो इससे फर्दर टॉपिक्स हैं चैप्टर 3 के, वी विल डिस्कस दैम in our next session. Thank you.